हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार टेट ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में कुछ बातों को डिस्कस किया था मेथड्स एंड अप्रोचेस के संदर्भ में। मैंने आपको बताया था कि वो चैप्टर अधूरा रह गया है। आज हम इस वीडियो में उस चैप्टर को ख़त्म करेंगे पहले, फिर उसके अगले वीडियो में उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेथड्स एंड अप्रोचेस के चैप्टर्स में से एक या दो से तीन भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अभी जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे गए और आने वाले एग्ज़ाम्स में आने की भी संभावना है, बशर्ते पूछने का तरीका बदल जाए। इसलिए आपके पास उन सारे थ्योरीज़ की इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। तो आइए बिना समय ख़राब किए हम आगे चलते हैं। और मैं बता दूं, मैं पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मेथड्स, अप्रोचेस, टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि हम लोगों ने जीसीटी मेथड पढ़ा था जिसको हम लोग ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था जिसे हम लोग नेचुरल मेथड कहते हैं। जब हम आगे वाली क्लास में, आने वाले वीडियोस में हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो प्रीवियस वीडियोस की सहायता लेनी पड़ेगी आपको। इसलिए आप यूट्यूब चैनल पे जाकर के टेट ज्ञान के प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिख दिया लेक्चर 2 है मेथड्स एंड अप्रोचेस का। एक लेक्चर हो चुका है। आज जिस मेथड से हम शुरू करने वाले हैं वो है मेथड्स डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड मैं आपको बता दूं, एक वैसा मेथड जो डायरेक्ट मेथड्स के कुछ लिमिटेशंस को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। आप इसे एक प्रकार से न्यू मेथड भी कह सकते हैं। ये चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस मेथड ऑफ टीचिंग प्रपोज्ड बाय डॉक्टर वेस्ट इज नोन एज द न्यू मेथड। आप देख सकते हैं इसे क्या कहा जा रहा है कि मेथड ऑफ टीचिंग प्रपोज्ड बाय डॉक्टर वेस्ट इज नोन एज द न्यू मेथड। इसे न्यू मेथड आप कह सकते हैं यदि आपसे कोई अगर एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि बताइए आपका न्यू मेथड कौन सा है। लेटेस्ट मेथड में आप डॉक्टर वेस्ट मेथड कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर वेस्ट प्रपोज दिस मेथड मेनली टू रिमूव सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मेथड कैसे डिज़ाइन किया गया। इस बात का ध्यान रख, कल को यदि पूछा जाए आपसे कि डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से किस मेथड्स के लिमिटेशंस को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड के लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। आप इसे न्यू मेथड भी कह सकते हैं, आप इसे डॉक्टर वेस्ट मेथड तो कहते ही हैं, ठीक है ना। अगला है डॉक्टर वेस्ट वॉज द ओपिनियन दैट द इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। उनका मानना है कि भारत में अंग्रेजी जो पढ़ाई जाती है उसके कुछ रीजंस होते हैं, उसके कुछ पर्पस है। वो कौन कौन से पर्पस है हम आगे देखते हैं। आइए, पहला उन्होंने दो पर्पस बनाया था। पहला जिसमें से पर्पस उन्होंने बनाया था वो था यूटिलिटेरियन पर्पस, जो इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं हम लोग। आगे देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इंग्लिश प्रोमोट्स इंटरनेशनलिज्म एंड ब्रदरहुड। उनका मानना है कि भारत में अंग्रेजी इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये एक इंटरनेशनलिज्म को क्रिएट करता है, प्रमोट करता है, और ब्रदरहुड ये भाईचारे को बढ़ावा देता है। इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उनका ये मानना था कि ये लैंग्वेज इसलिए पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के अलग अलग
लोगों से बात करने में इस भाषा की सहायता बहुत ज़रूरी है। और रीज़न क्या है भारत में? नो इंडियन लैंग्वेज इज रिच इन द फील्ड ऑफ साइंस। उन्होंने बोला भारत में ऐसी कोई भाषा भी नहीं है जो इतनी मजबूत पकड़ हो उस फील्ड में कि उसे इस्तेमाल किया जाए इंटरनेशनलिज्म के रूप में। तो अंग्रेजी ये भी वजह बन जाती है। इंग्लिश ब्रॉडन्स मेंटल फैसिलिटीज़, जी आपके मेंटल फैकल्टीज़ है ये उसको डेवलप करता है, उसको बढ़ाता है। ये कुछ बातें थी, आप आगे देखेंगे हम लोग। और दूसरा जो पर्पस था, डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी पर्पस, समझे ना। डेवलपिंग रीडिंग पर दो पर्पस थे, एक पर्पस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये दूसरा पर्पस है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, द बाइलिंगुअल चाइल्ड डज नॉट नीड टू स्पीक मच हिज सेकेंड लैंग्वेज। उनका मानना था कि जो बाइलिंगुअल बच्चे होते हैं, जो दो भाषा इस्तेमाल करते हैं, टारगेट लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, अपने नेटिव लैंग्वेज को भी यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको अपनी डज नॉट नीड टू स्पीक मच हिज सेकेंड लैंग्वेज बट रैदर टू रीड इट। उनका ये मानना था कि आप अपना जो सेकेंड लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप समझिए इस बात को। वो कह रहे थे कि जो सेकेंड लैंग्वेज जो हम लोग टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं, तो टारगेट लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पहले मत बोलिए। उनका ये मानना था कि पहले आप उसे पढ़े। बाकी हम लोगों ने मैथड्स में देखा है कि हम लोग जो हमारा गोल होता है उस मेथड में वो होता है कम्युनिकेशंस को डेवलप करना, बेहतर करना, यानी जो गोल होता है वो कम्युनिकेशन होता है। लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया था। इनका आइडिया था कि आप लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पहले बोलने की कोशिश ना करें, पहले उस लैंग्वेज को, सेकेंड लैंग्वेज को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ने के बाद आप बोलने की कोशिश करें, ये इनका मानना था। ही लेड एम्फसाइज ऑन रीडिंग एबिलिटी, यानी आप कह सकते हैं एक नंबर का सवाल है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है वो किस स्किल पर ज़्यादा एम्फसाइज करता है। तो आप बता सकते हैं कि वो रीडिंग पर एम्फसाइज करता है। जबकि आप प्रीवियस क्लास में देखा था आपने कि जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड क्या था, लिसनिंग और स्पीकिंग पे वो ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा था। वो लोग थोड़ा रीडिंग और राइटिंग को नेग्लेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर वेस्ट मेथड में उन्होंने कहा है कि आप ज़्यादा मत बोलिए, पहले बोले लेकिन पहले ज़्यादा ना बोले, पहले आप बहुत ज़्यादा पढ़े। ये उनका दूसरा पर्पस था। आगे उनकी बातों को देखते हैं क्या कहते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू ओरल रीडिंग। जो ओरल रीडिंग का मतलब हम जो लाउड रीडिंग करते हैं, जो हम बोल बोल के पढ़ते हैं, ये उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। वो आपको ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा ओरल रीडिंग कीजिए। दूसरा पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू साइलेंट रीडिंग। ये साइलेंट रीडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ये भी एक सवाल बन सकता है कि यदि डॉक्टर वेस्ट मेथड रीडिंग पर एम्फसाइज करता है, उस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कहता है, तो किस प्रकार के रीडिंग को ज़्यादा एम्फसाइज करने की सलाह देते हैं। तो आपका सवाल बनता है जी, साइलेंट रीडिंग को वो ज़्यादा एम्फसाइज करने की सलाह देते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। उनका मानना है कि वोकैबुलरी देखिए दो प्रकार के होते हैं। वोकैबुलरी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है रीडिंग वोकैबुलरी और दूसरा होता है स्पीकिंग वोकैबुलरी। अब इस बात को समझिए, रीडिंग वोकैबुलरी का मतलब क्या है। रीडिंग वोकैबुलरी का मतलब होता है हम अपने क्लासरूम के अंतर्गत बहुत सारे स्टोरीज पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, अपने एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के किताब भी हम अंग्रेजी में ही लगभग पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका रीडिंग वोकैबुलरी। वहाँ से जो वोकैबुलरी का आप इकट्ठा कर रहे हैं वो है आपका रीडिंग वोकैबुलरी। और दूसरा है जो स्पीकिंग वोकैबुलरी। स्पीकिंग वोकैबुलरी का मतलब जो हमारे आसपास हम जो सुनते हैं, सुनने के दौरान हमारे दिमाग में वो ज़्यादा रह जाता है। अब लेकिन डॉक्टर वेस्ट मेथड कह रहा है कि डॉक्टर वेस्ट लेड एम्फसाइज ऑन रीडिंग वोकैबुलरी। उनका कहना है कि आप रीडिंग के वोकैबुलरी को ज़्यादा डेवलप करें। और ये सही भी है। आप देखिए जब हम बोलते हैं तो हमारे कुछ वोकैबुलरीज होते हैं जो हमारे आसपास ज़्यादा चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा एरिया को वो ब्रॉड नहीं करता है। लेकिन यदि आप रीडिंग के वोकैबुलरी को देखेंगे तो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशंस पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, बहुत चीज़ों को हम पढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वोकैबुलरीज हमें मिलते हैं। लेकिन हम उन्हें कभी भी
मेमोराइज नहीं करते हैं, उसे हम कभी भी अपने दिमाग में नहीं रखते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड का कहना है, उनका कहना है कि आप पढ़ें, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो ज़्यादातर किस पे होना चाहिए? रीडिंग वोकैबुलरी। रीडिंग वोकैबुलरी के जरिए यदि आप पढ़ेंगे और इनके वोकैबुलरी को आप ज़्यादा याद रखेंगे तो आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये इनका मानना है। इनसे संबंधित सभी सवाल आए तो आप प्लीज़ आप लिखें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टेक्स्ट बुक, इसलिए इसका टेक्स्ट बुक नाम भी रखा गया है। आप इसका नाम देखिए, नाम बार बार बदल के लिखा जा रहा है। जैसे कि जीसीटी मेथड जब पढ़ा था तो उसे हम लोगों ने एक नाम दे दिया था, क्लासिकल मेथड दे दिया था, फिलॉसफिकल मेथड दे दिया था, ओल्डेस्ट मेथड कह दिया था, ट्रांसलेशन मेथड कहा था। उसी तरह से डायरेक्ट मेथड को हम लोगों ने नेचुरल मेथड कहा था, मदर्स मेथड कहा था। उसी तरह से डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम लोग न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। हम लोग उसे अब एक और नए नाम से जानेंगे, वो है आपका द टेक्स्ट बुक मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चीज़ें यदि आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे। हम लोग एक दिन आपको क्वेरीज क्लास ज़रूर देंगे और वहाँ आप अपनी समस्याओं को क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक दूसरा है, वो है आपका CLT और TLT। CLT एक बार तो पेपर में CLT का फुल फॉर्म ही पूछा गया था, याद रखेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसका नाम क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT का मतलब होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जबकि TLT का मतलब होता है ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग। ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी हम कम्युनिकेटिव मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर किस में क्या होता है हम आने वाले टाइम थोड़ी देर में देख लेंगे। अब है कि जो CLT के जितने पॉइंट्स हैं, जो भी हैं, और TLT के जितने पॉइंट हैं, हम आपस में पहले इन सब की तुलना करेंगे। तुलना करने से पहले ही मैं बता दूं कि जो मेथड ऑफ टीचिंग हो, जो टीचर का होना चाहिए, खास करके जब आप लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं, व्हेनेवर यू आर टीचिंग एनी फॉरेन लैंग्वेज, द फोकस शुड बी ओवर कम्युनिकेशन अलॉट। आपका जो कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो फोकस है वो रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड नहीं माना जाता। उसे हम लोगों ने अंत में डल मेथड का नाम दे दिया, उसे हम लोगों ने मैकेनिकल मेथड का नाम दे दिया। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब है कि उनका गोल जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन बेस्ड है। वहाँ ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करना है, आपका जो मेन गोल है वो सिर्फ है कम्युनिकेट करना लोगों से। आगे आते हैं हम लोग। तो पहले तो आप फुल फॉर्म को ध्यान में रखेंगे कि CLT का मतलब होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और TLT का मतलब होता है ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग। इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। पहले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इन CLT यानी कम्युनिकेटिव में मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट का मीनिंग निकलना चाहिए, एक पूर्ण रूप से उसका मीनिंग निकलना चाहिए। Whereas if we talk about in TLT, the structure and the form of the language is most important. जबकि हम TLT की बात करते हैं तो इसमें टेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट रहना ही चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ और क्या है, स्ट्रक्चर्स भी आपको ध्यान रखना है और उसके फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज भी आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ कार्य ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला जो कंपैरिजन ये है कि CLT में मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज ओनली इंपॉर्टेंट, कि आपको सिर्फ मीनिंग ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, लेकिन TLT में थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स भी आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म भी ध्यान रखना है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क हो जाता है। हम ये पहला डिफरेंस हुआ हमारा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। यूज ऑफ लैंग्वेज सेंटर्स अराउंड कम्युनिकेटिव फंक्शंस एंड हेंस द स्टूडेंट्स आर नॉट इनकरेज्ड टू मेमोराइज। वही बात हुई कि यहां पर क्या कह रहा है कि यहां जो लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है वो कम्युनिकेटिव फंक्शंस की ओर ज्यादा घूमता है, एंड हेंस द स्टूडेंट्स आर नॉट इनकरेज्ड टू मेमोराइज। इसीलिए बच्चों को यहां पर बहुत ज्यादा रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। वजह है कि यहां पर हम लोग मीनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम लोग उसके ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम लोग उसके फॉर्म पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इसीलिए
यहां पर बच्चों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि हम यहां पर बात करते हैं तो ये कह रहा है कि मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज इनकरेज्ड। यहां पर जो स्ट्रक्चर्स है, ग्रामर्स है, फॉर्म्स है, इनको आपको रटना पड़ेगा। जब भी आप टीएलटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप क्लास में यदि ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स का काम इस्तेमाल करवा रहे हैं, आप ज़्यादा फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, बहुत सारे अदर राइटिंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो टीएलटी है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग। क्योंकि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में वी हैव अ फोकस ऑन कम्युनिकेशन ओनली। वी आर नॉट गोइंग टू फिगर आउट द मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर्स देयर। हम वहाँ पर कभी ग्रामर के मिस्टेक्स को नहीं ध्यान में रखते हैं। जस्ट वी ऑब्जर्व द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स और थ्रू द रिमेडियल क्लासेस वी जस्ट ट्राई टू मेक देम गेट आउट। हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों को ऐसा नहीं करवाया जाता है। पूर्ण रूप से ग्रामर की एक्टिविटीज़ दी जाती है, ये सारे करवाए जाते हैं। आई होप आपको 2 पॉइंट समझ में आया होगा। हम आते हैं अगले पॉइंट्स पर। अभी कंपैरिजन चल रहा है, हम लोग 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यहां लिखा हुआ है तीसरे में कि लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट। ये बात हम डिस्कस हो चुकी है कि जो यहां पर लर्निंग है वो सिर्फ कम्युनिकेट करना सिखाता है, जबकि यहां पर क्या है, लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स लर्निंग अ स्ट्रक्चर, ग्रामर वगैरह वगैरह। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीएलटी में हमारा जो लर्निंग पॉइंट है, जो सीखना का जो उद्देश्य है, वो जस्ट ओनली कम्युनिकेट करना है। याद रखें, पेपर में कई बार आ चुका है ये, तो आप याद रखेंगे कि जब हम कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज कर रहे होते हैं तो इन दैट केस हमारा जो फोकस है वो सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, जबकि यहां जो फोकस है हमारा स्ट्रक्चर पर भी है और साथ साथ में ग्रामर पर भी है। आगे आते हैं, अगले पॉइंट में है ड्रिलिंग में अकर पैरिफेरली। आपको देखना है कि ड्रिलिंग का मतलब होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो अभ्यास होता है उसे हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। तो ड्रिलिंग में अकर पैरिफेरली, यानी यहाँ ड्रिलिंग जो है सीएलटी के अंतर्गत ड्रिलिंग जो है वो बहुत नगण्य होता है, यानी जो एक्टिविटीज डिजाइन की जाती है जस्ट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स आपस में ही डिस्कस करते हैं, यानी इसीलिए ड्रिलिंग थोड़ा कम हो जाता है और इसीलिए कहा भी जाता है कि एक लर्नर सेंटर्ड है। आने वाले पॉइंट में मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, पहले लिख दिया है मैंने, आगे भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, ड्रिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल टेक्निक। सीएलटी में यानी इन्वॉल्वमेंट जो है टीचर का सीएलटी में बहुत ही कम है, पैरिफेरली कह सकते हैं। जबकि हम टीएलटी में कहेंगे कि टीएलटी में तो ड्रिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल टेक्निक, यानी बिना टीचर्स के आप उस क्लास को कंडक्ट नहीं किया जा रहा है, टीचर एक एक चीज को बता रहा है। यूनिट ऑफ टीचिंग जो है वो वर्ड है, नॉट अ सेंटेंस है, तो इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि ड्रिलिंग यहां ज्यादा होता है और यहां पर ड्रिलिंग जो है वो कम होता है। अगला आते हैं 5वें नंबर पे, द मैथड एम्स टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू पिक अप कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन। यहां पर जो एम होता है पढ़ाने का, द मैथड एम्स, इस मैथड जो एम करता है इनेबल द स्टूडेंट्स टू पिकअप, बहुत जल्दी पिकअप करे कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन। वो कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन को बहुत जल्दी पिक करने की कोशिश करता है और पिक हो भी जाता है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर इन टारगेट टू टारगेट लैंग्वेज। ये दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल आप कह सकते हैं। जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज द गोल। उनके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन उनके लिए गोल हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग टॉट थ्रू द ग्रामर, थ्रू द सम हिंट्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसी कारण से ड्यू टू दिस स्टूडेंट्स स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज अ लॉट, और उनसे क्या प्रभावित होता है, जो इफेक्ट होता है वो उसके प्रोनाउंसिएशन पे पड़ता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन उनका गोल हो जाता है। यानी आफ्टर लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल, यदि उनको कम्युनिकेशन स्किल मिल जाती है, दे आर एबल टू स्पीक सम वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन, तो उनकी जो कमियां रह जाएगी वो प्रोनाउंसिएशन के, दे हैव टू वर्क ओवर द प्रोनाउंसिएशन अगेन, फिर आपको उनको दोबारा प्रोनाउंसिएशन पे काम करना होता है। जबकि सीएलटी का यदि प्रयोग किया जा रहा है, यानी आप जब शुरू से ही टारगेट टू टारगेट का काम करवा रहे हैं, तो आपका प्रोनाउंसिएशन गोल नहीं होगा, वो अपने आप पिक हो जाएगा, वो दैट स्टूडेंट्स कैन पिक इजीली। तो कोशिश करें जबकि आप पढ़ा रहे हैं, वेन एवर यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट एनी फॉरेन लैंग्वेज, तो कोशिश करनी चाहिए टारगेट टू टारगेट ही करवाया जाए।
अगला लिखा हुआ पॉइंट्स में, अटेम्प्ट्स टू कम्युनिकेट आर इनकरेज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। यहां पर बच्चों को शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग उनको कम्युनिकेट करने के लिए एक्टिविटीज में डाला जाता है, यानी बहुत अर्ली स्टेज में ही उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए सिखाया जाता है। किसमें? CLT में। लेकिन यदि हम यहां पर TLT की बात करें तो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज आर टेकन अप आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज। बहुत लंबे एक्सरसाइज, बहुत सारे ड्रिलिंग करने के बाद टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है कम्युनिकेशन में। इसलिए यहां पर जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत देर से रिजल्ट मिलता है इसका, यहां बहुत जल्दी रिजल्ट हो जाता है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि कम्युनिकेटिव मेथड ही जो है इन द कंपैरिजन ऑफ TLT बेहतर होता है, इसलिए CLT को फॉलो किया जाता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। ये पॉइंट को मैं एक बार क्लियर करता हूं। जुडिशियस यूज मतलब आप लिटिल बिट मदर टंग को यूज कर सकते हैं इन द क्लास टू ओनली क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए कि कौन सा ऐसा मेथड है जहां पर मदर टंग पूरी तरह से प्रोहिबिट होता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, तो आप कम्युनिकेटिव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर देखिए यहां लिखा हुआ है जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड। जबकि सवाल यदि पूछा जा रहा है कि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, तो कंप्लीट प्रोहिबिट का मतलब है टारगेट टू टारगेट में पढ़ाना, और वो होता है सिर्फ डायरेक्ट मेथड में। तो सवाल समझेंगे, क्योंकि कभी कभी बच्चे कम्युनिकेटिव मेथड और डायरेक्ट मेथड को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट का मतलब है सिर्फ टारगेट टू टारगेट, लेकिन यदि हम कम्युनिकेटिव की बात करते हैं तो वहां पर लिटिल बिट यूज ऑफ मदर टंग कैन बी यूज्ड इनसाइड द क्लासरूम, आप कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट मेथड वहां बेहतर होता है जहां सीखने वाली भाषा भी वही है जो उसकी पहली भाषा, यानी जो इक्वाइज्ड लैंग्वेज और लर्निंग लैंग्वेज दोनों एक है, ठीक है ना। जैसे हम भारत में हिंदी को हिंदी में ही सीखते हैं तो तभी वो ज़्यादा आसान भी है। लेकिन अब भारत में हम लोग क्या करते हैं, इन इंडिया हम इंग्लिश को हिंदी में सीखते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कतें पैदा करती है। तो कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश को भी इंग्लिश में ही पढ़ें। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेटिव लैंग्वेज इज यूज, इस आपको नेटिव लैंग्वेज ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ पर मातृभाषा का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फर्क आप देखते चलेंगे। अगला पॉइंट में आते हैं, जो CLT है यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो एक लर्नर सेंटर्ड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जबकि TLT जो है वो एक टीचर सेंटर्ड है, एक टीचर सेंटर्ड है, ये देखते रहेंगे। और वैसे भी मेथड जो है वो दैट शुड बी ऑलवेज लर्नर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर आप बोल सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, टाइप ऑफ लैंग्वेज इज इनफॉर्मल। जो इसका लैंग्वेज जो है वो इनफॉर्मल होता है और इसका जो लैंग्वेज होता है वो इनफॉर्मल होता है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं कि ये इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी स्टूडेंट्स को या किसी बालक या किसी को भी हम कम्युनिकेशन स्किल को सिखा रहे हैं, ये क्लासेस दे रहे हैं, तो हमें बच्चों को फॉर्मल लैंग्वेज से शुरुआत नहीं करना चाहिए, हमें इनफॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो हमारे आसपास बोला जा रहा है हम वहां से बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट फॉर्मल वेज। फॉर्मल वेज का मतलब क्या हो गया कि आप बहुत शानदार तरीके से ग्रामर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, राइटिंग को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ये आप मतलब एक तरीके से आप लिंग्विस्टिकली उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पोइट्रीज की मदद से, पोएम की स्टोरी की मदद से, इन सब की मदद से आप उसको सिखा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से फॉर्मल रास्ता हो जाता है। जबकि ये गलत है, बच्चों को हमेशा इनफॉर्मल तरीके से स्टार्ट करवाएं लैंग्वेज को डील करना। इसीलिए यहाँ लिख दिया है कि इसका जो टाइप है वो पूर्ण रूप से फॉर्मल है, इसलिए रिजल्ट जो है वो थोड़ा देर से मिलने की संभावना है। जबकि यहाँ जो है वो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। इसके आखिरी पॉइंट्स को देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स is on the items of the learner needs to know in order to get things done। यहां पर जो आइटम्स लिया जाता है सिखाने के लिए वो वही लिया जाता है जो सिर्फ कार्य को पूरा कर सके, यानी सच एक्टिविटीज
by which we can accomplish the task only, by which we can get the goal of communication only। सिर्फ वही रास्ता अपनाना है और कोई भी अदर एक्टिविटीज नहीं करना है आपको। जबकि यहां पर क्या है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स इज डन ऑन लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया। लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से, जो भाषावादी वैज्ञानिक तरीका होता है, यानी आप उसमें पूर्ण रूप से रीडिंग भी करवा रहे हैं, राइटिंग भी करवा रहे हैं, सब कुछ, यानी चारों स्किल्स को इकट्ठे ही आप ध्यान में रख रहे हैं, तो दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वो एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए यदि वेन एवर यू आर आस्क्ड एनी क्वेश्चन कि किस मेथड का प्रयोग किया, तो प्लीज़ आप उसको CLT पे आप आंसर लगा सकते हैं, यानी कम्युनिकेटिव मेथड, कम्युनिकेटिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा CLT और TLT का इस्तेमाल। आगे चलते हैं, अगला जो है हमारा वो है ALM, जिसका फुल फॉर्म है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये भी एक प्रकार से डायरेक्ट मेथड का ही हिस्सा है। देखिए, एक मेथड तो हो गया आपका GCT और दूसरा मेथड जो हो जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड से ही ये सारे मेथड्स ड्राइव किए जा रहे हैं, वहीं से डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो अब ये ALM मेथड नाम से पता चल रहा है ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी लॉट्स ऑफ यूज ऑफ ऑडियो वीडियोस। अब ये मेथड जो है वो कब आया, यानी व्हेन इट केम इनटू द लाइट, वो जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, नियर 1942। अमेरिकन्स को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी था। तो उन लोगों ने उस समय जिस तरीके को अपनाया अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, वही है ऑडियो लिंगुअल मेथड। समझ गए ना। तो कब आया जी, नियर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था 1942 को। कब, क्यों, कि जब अमेरिकन्स को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरा करना था, तो उन्हें अंग्रेजी भाषा का आना बहुत ज़रूरी था। इसलिए जो तरीका इसमें अभी बताया जा रहा है, उन लोगों ने भी यही इस्तेमाल किया था। आगे देखते हैं क्या है। The audiolingual method is a method for foreign language teaching which emphasized the teaching of listening and speaking before reading and writing। यानी सिर्फ ये किस पे फोकस करवाने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है कि ये मेथड जो है ये फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए which emphasized the teaching of listening, क्या सिखा रहा है, लिसनिंग को टीच करने के लिए सिखा रहा है, और स्पीकिंग को किससे पहले, बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग और रीडिंग से पहले सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग पे एम्फसाइज करने की सलाह दे रहा है। कौन, ALM मेथड, जैसा कि लगभग करते हैं। इसे हम लोग आर्मी मेथड भी कहते हैं। अब देखिए, समझ सकते हैं आर्मी मेथड क्यों कहा गया है। आर्मी मेथड इसलिए कहा गया था क्योंकि ये आर्मी के द्वारा निजात किया गया था, इसीलिए अभी इसको आर्मी मेथड कहा जाता है। कल को पेपर में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस मेथड को आर्मी मेथड के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि दिस न्यू मेथड incorporated many of the features of direct method, यानी ये भी एक प्रकार से नया मेथड है और इसमें भी बहुत सारे जो गुण हैं, क्वालिटीज है, वो कहां से आए हैं, फीचर्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि डायरेक्ट मेथड से ही निकला हुआ ये एक मेथड है, समझे ना। तो कुछ खास बातें याद रखना है कि ये भी लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस करता है, इसे आर्मी मेथड कहते हैं, और इसके बहुत सारे फीचर्स डायरेक्ट मेथड से ही लिए गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है इट अचीव्ड इन इनेबलिंग लर्नर विद द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी थ्रू एक्सटेंसिव मिमिक्री, मेमोराइजेशन एंड ओवर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। गौर से देखिए, कह रहा है कि इट अचीव्ड एनेबलिंग लर्नर्स विद कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, यानी ये मेथड भी बच्चों को कम्युनिकेटिव की जो सहजता है वो प्रदान करता है, लेकिन किसके जरिए, थ्रू एक्सटेंसिव मिमिक्री, यानी आप मिमिक्री कर करके यहाँ पर काम करते हैं, मेमोराइजेशन याद कर करके, और बहुत सारे पैटर्न्स ऑफ द फॉर्म करते हैं। यहाँ लोग ड्रामा कर करके, मिमिक्री कर करके, डायलॉग्स का इस्तेमाल कर करके अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है लिमिटेड वोकैबुलरी इज टॉट। लिमिटेड वोकैबुलरी, यानी आपको लिमिटेड वोकैबुलरी ही इस्तेमाल करना होता है, वही जो हमारे स्पीकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यहां पर भी देखिए, ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डायरेक्ट मेथड से डिज़ाइन किया गया है तो उसके तो फीचर्स आने ही हैं। आप कह सकते हैं न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग्स फॉर्म्स, इसीलिए कभी कभी यदि आप इसको चाहें तो आप डायलॉग मेथड भी कह सकते हैं। तो न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग्स फॉर्म, न्यू मटेरियल है जो डायलॉग्स फॉर्म से प्रेजेंट किया जाता है। वेरी लिटिल यूज ऑफ मदर टंग इज परमिटेड, यहां भी मदर टंग का आप लिटिल यूज कर सकते हैं जैसे कि आपने CLT में किया था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में मदर टंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, इस बात का ध्यान रखेंगे। इंडक्टिव मेथड इज यूज, आप इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करेंगे। इंडक्टिव के बारे में मैंने आपको बता दिया था, पहले एग्जाम्पल्स फिर रूल्स को डिराइव करना, ठीक है ना। डिडक्टिव मेथड सिर्फ GCT मेथड में, ट्रांसलेशन मेथड में इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी सभी जगह इंडक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है। देयर इज अ मच यूज ऑफ टेप्स, टेप रिकॉर्डर का, लैंग्वेज लैब्स जहां पर ऑडियो विजुअल क्लासेस दे सके हम लोग, और कुछ भी विजुअल एड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप ग्रामोफोन यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, टेप्स यूज़ कर सकते हैं। यानी आप एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस दे करके आप बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सकते हैं, एन का मानना है। इट इज़ लर्नर सेंटर, जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर डन बाई द स्टूडेंट्स नॉट बाई टीचर्स। बहुत सारे एक्टिविटीज़ किसके द्वारा करवाए जाते हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा करे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग लर्नर सेंटर भी कहते हैं। आगे चलते हैं, इसको करने के लिए क्या टेक्निक्स है। कुछ टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम ALM को क्लासरूम के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों से डायलॉग मेमोराइजेशंस करवाएं, यानी आप उन्हें पेयर टॉक करवा सकते हैं, किसी भी सीन को ड्राइव करने के लिए कह सकते हैं, ये करवा सकते हैं। रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब आप बोले, बच्चे फिर पीछे से आपका कॉपी करे, रिपीटेशन वहाँ से करवा सकते हैं, ये टेक्निक है। देखिए, बिना टेक्निक के इस्तेमाल किए आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। बेहतर होगा फिर कि आप जिस देश की भाषा सीखनी है बच्चे को आप उसी देश में भेज दीजिए, तो पूर्ण रूप से डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होगा। वहाँ ना कॉपी कलम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, माहौल की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि अपने देश में किसी दूसरे देश की भाषा को सीखनी है तो आपको अमूमन इन्वायरमेंट के साथ साथ कुछ टेक्निक्स का भी प्रयोग करना पड़ता है, कुछ मेथड्स अपनाने होते हैं, और यही वो सब टेक्निक है आप क्लासरूम के अंदर। पहला है, आपको मैंने बता दिया है कि डायलॉग मेमोराइज करवाएं। रिपीटेशन, आप बार बार चीज़ों को रिपीट करवाएं। इनफ्लेक्शन, अब इनफ्लेक्शन का मतलब होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफ़र करवाने की क्वालिटी बताना, तरीका बताना। जैसे मैंने बोला, टीचर ने बोला आई वॉक ऑन द रोड, तो बच्चे ने इसका फॉर्म बदल के बोला आई वॉकड ऑन द रोड, यानी उसने सेंटेंस के फॉर्म को बदला है, ट्रांसफ़र कर सकता है वो प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, उसे ही हम लोग कहते हैं इन्फ्लेक्शन करना कहते हैं। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट आप कोई सेंटेंस, जैसे आप टीचर बोलते हैं, जैसे आई वॉक ऑन द रोड, बच्चा कह रहा है आई रन ऑन द रोड, तो जो जो काम वो रोड पे करता है वो सब वहाँ पर ड्राइव कर सकता है। आई प्ले ऑन द रोड, वो क्या, इसको कहते हैं आपका रिप्लेसमेंट करना, यानी कभी क्रिया को रिप्लेस कर दिया, कभी उसके नाउन को रिप्लेस कर दिया, तो ये रिप्लेसमेंट करवाने की तरीके हैं। चैन ड्रिलिंग, आप चैन ड्रिलिंग करवा सकते हैं, चैन ड्रिल करवाइए, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से, दूसरा तीसरा से, तीसरा चौथा से, चौथा पांचवा से, A B B C C से D D से E, इस तरह से करवाने के तरीके को चैन ड्रिलिंग करवाते हैं। आप ये कर सकते हैं क्लास में। क्वेश्चन आंसर ड्रिलिंग, आप सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करें। अमूमन बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को लिखने के रूप में होमवर्क दे देते हैं, लेकिन यदि आप उसे ओरली सुने, क्वेश्चन आंसर करें, तो उसकी कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो जाएगी। कंप्लीट द डायलॉग, डायलॉग्स के फॉर्म्स पूरा करवा सकते हैं, अधूरा छोड़ दीजिए, गैप एक्टिविटी भी कहते हैं इसको, बहुत बढ़िया होता है। यूज़ ऑफ मिनिमल पेयर्स, अब मिनिमल पेयर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग होमोग्राफ, होमोनियम, इनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, होमोफोन्स की पढ़ाई करते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास आपको दी जाएगी जहाँ पर आपको होमोफोन्स, होमोनियम, होमोग्राफ और फोनेटिक्स से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। फिलहाल अभी अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं। मिनिमल पेयर्स का प्रयोग करते हैं और ग्रामर गेम्स करवाते हैं। ग्रामर से संबंधित कुछ गेम्स आप खिलवा सकते हैं।
तो ये बहुत सारे टेक्निक्स है विच वी कैन यूज़ इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम के अंतर्गत इस्तेमाल कीजिए और बच्चों के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा के बच्चों से करवाइए, तो देखेंगे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आगे आते हैं हम लोग। अगला मेथड है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। बड़ा प्यारा मेथड है। हमारे देश में, इंडिया में इस मेथड की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसी मेथड का इस्तेमाल भी किया जाता है। यदि एक सीखने वाली भाषा और आपकी जो पहली भाषा है दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, your voice language is Hindi or your learning language is any foreign language, so this method is really very helpful. In India we cannot use direct method a lot, where the students cannot understand the meaning of the abstract word, वो कुछ भाववाचक शब्दों को नहीं समझ पाएंगे, and we cannot figure out, हम कभी कभी फिगर आउट नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट में वोकैबलरीज को, कुछ वोकैबलरीज होते हैं जिसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फिर उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाइलिंगुअल मेथड को डिज़ाइन किया गया है, द्विभाषीय मेथड। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, डायरेक्ट मेथड डज नॉट अलाउ द यूज ऑफ मदर टंग। ये सभी को पता है कि डायरेक्ट मेथड जो है मदर टंग यूज करने की इजाज़त आपको नहीं देता है, बट सम टाइम द टीचर फील्स डिफिकल्टी टू एक्सप्लेन सम मीनिंग। लेकिन कभी कभी क्या है कि टीचर को मीनिंग समझाने में बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए इन इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझाना इंडिया में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट वॉज रिकमेंडेड दैट द मॉडिफाइड मैथड शुड बी यूज। तभी वहां पर रिकमेंड किया कि एक मॉडिफाइड मैथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्टीज तो डायरेक्ट मेथड में होती है। तभी ये बाइलिंगुअल मेथड डिसाइड किया गया। अभी देखेंगे, Some people say that, कुछ लोगों का ये मानना है, some people say that the bilingual method is same as translation method। कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ व्यक्ति या स्टूडेंट्स कह सकते हैं, वो कहते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड जो है वो वैसा ही है जैसा कि जीसीटी में, क्योंकि जीसीटी में भी मदर टंग का प्रयोग होता है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है मदर टंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। बाइलिंगुअल है तो द्विभाषीय हो गया। द्विभाषीय का मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 का मतलब हो गया आपकी मदर टंग यानी आपका नेटिव लैंग्वेज, और लैंग्वेज 2 का मतलब जो आपकी दूसरी भाषा जो आप सीखने वाले हैं, तो दैट इज अमूमन हिंदी, इंग्लिश ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों वैसा नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं कि वो डायरेक्ट जीसीटी मेथड इज एज इक्वल एज बाइलिंगुअल मेथड। ऐसा नहीं है, वो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। लिटिल बहुत डिफरेंस होता है, लिटिल बिट क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कह सकते हैं आप। वो क्या है कि इन बाइलिंगुअल मेथड में द टीचर्स कैन यूज द मदर टंग। टीचर जो है मदर टंग का प्रयोग कर सकता है फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। जब भी टीचर्स को कोई डिफिकल्ट वर्ड है, वो टीचर के लिए डिफिकल्ट नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, और वो टारगेट लैंग्वेज में नहीं बताया जा पा रहा है, डिफिकल्टीज हो रही है, स्टूडेंट उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर वहां पर बच्चों के मदर टंग का इस्तेमाल कर सकता है। द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज मदर। लेकिन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है कि वो मदर टंग का प्रयोग करें। अब यही फर्क देखिए पैदा करता है जीसीटी और बाइलिंगुअल मेथड में, वेयर स्टूडेंट्स and teachers both are allowed to use mother tongue inside the classroom frequently। वहीं पर in bilingual method only teachers are allowed to use mother tongue to clear the basic concept of the students। वहीं पर bilingual method में टीचर्स को ही सिर्फ इजाजत है मातृभाषा का इस्तेमाल करने का, वो भी बच्चों के मातृभाषा का इस्तेमाल करने का, और वो भी कब, whenever he or she finds difficulties, जब उनको लगता है कि ये मुश्किल है तभी। अदरवाइज द इंटायर क्लास विल बी कंडक्टेड इन टारगेट टू टारगेट। ये थोड़ा सा फर्क हो गया, समझ गए ना? इस फर्क को आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए बाइलिंगुअल को आप जीसीटी से तुलना ना करें। बाइलिंगुअल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, ये बढ़िया मेथड माना जाता है और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते भी हैं सिखाने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस मेथड वॉज इन्वेंटेड बाय C.J. डॉटसन।
इस मेथड को किसके द्वारा बनाया गया था? सीजे डॉटसन 1967 के करीब। यहां पर भी देखिए यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है? सेंटेंस। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, यूनिट ऑफ टीचिंग जो वर्ड है वो सिर्फ जीसीटी में है, ट्रांसलेशन मेथड में है। अब जितने भी मेथड्स होंगे वो सबका क्या यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होगा? सेंटेंस ही होगा। इट क्लियर्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपको कोई बोले कि आप बताइए टीचर क्लासरूम में बाइलिंगुअलिज्म या फिर बाइलिंगुअल मेथड का प्रयोग क्यों कर रहा है, क्या रीजन है? तो रीजन ये होगा, आप ये मत लगा सकते कि टीचर्स को अंग्रेजी में नहीं आता है या फिर बच्चा जिद कर रहा है, ऐसा नहीं। जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टीचर बच्चों के मातृभाषा का प्रयोग करता है क्लासरूम में। ऐसा ना हो कि टीचर अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करे। मान लीजिए टीचर कोई दूसरी जगह से आया हुआ हो, किसी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ा या पढ़ा रही हो, दोनों के भाषा यानी जहाँ वो पढ़ा रहा है और उसकी अपनी भाषा दोनों डिफरेंट हो, तो इन दैट केस टीचर्स अपना लैंग्वेज थोड़ी यूज़ करेगा। टीचर को ज़रूरत है कि वो बच्चों के लैंग्वेज को रिसोर्स बनाए और बच्चों को पढ़ाए, समझे ना? उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगला है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि दिस मेथड इज ए मिडवे बिटवीन जीसीटी, ये टी है माफ कीजिएगा, जीसीटी एंड डायरेक्ट मेथड, दोनों के बीच का मेथड। यदि कोई पूछे कि निम्नलिखित ने बताइए कौन सा मेथड जो मिडवे है यानी दोनों के बीच का है, यानी ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का है, तो वो है आपका बाइलिंगुअल मेथड। इसलिए मैंने यह पॉइंट लिख दिया कि मिडवे बिटवीन जीसीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज यूज्ड, यहां पर भी इंडक्टिव मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए पॉइंट्स में बार बार इसलिए लिख देता हूं ताकि आप जब कभी पॉज कर करके लिख रहे हो तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए, और जितनी बार आप लिख रहे होंगे उतना ही आप बेहतर कर रहे होंगे। और अगले पॉइंट में, इन द क्लास ऑफ L2, यानी L2 क्लास है, इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन L1, इंस्ट्रक्शन जो है वो L1 में दिया जाता है। जब कभी भी L1 और L2 का जिक्र आ जाए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जिक्र आ जाए, तो आप समझ जाइए कि ये आपके बाइलिंगुअल मेथड की ओर जा रहा है, उसी की बात कर रहा है। आप आराम से निसंदेह जवाब लगा सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर ट्रेन टीचर, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मटीरियल की ज़रूरत नहीं है। एक टीचर जो ठीक ठाक ज्ञान रखता हो और इनको फॉलो करता है तो वो उसे सिखा सकता है बच्चों को। लेकिन यहाँ पर टीचर्स को थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि थोड़ी सी उसकी गलती, ये मेथड जीसीटी में तब्दील हो जाएगा। कैसे? सपोज अ टीचर इज यूजिंग मदर टंग इनसाइड द क्लासरूम एंड ही राइट्स ओवर द बोर्ड। यदि वो बोर्ड पे लिख देता है तो स्टूडेंट्स भी तो उसे पढ़ेगा। जब स्टूडेंट उसे पढ़ेगा तो फिर तो मदर टंग स्टूडेंट्स के द्वारा भी इस्तेमाल हो गया। तो इस परिस्थिति में टीचर्स को सिर्फ ओरली इनसाइड द क्लासरूम यूज करना है। यदि वो बहुत ज़्यादा यूज करने लग जाता है क्लासरूम के अंतर्गत, तो फिर वो मेथड कन्वर्ट इनटू जीसीटी, वो फिर थोड़ा सा, इसलिए ध्यान रखना होगा आपको। अगले आते हैं हम लोग टीबीएलटी मेथड। टीबीएलटी की ओर चलते हैं। पेपर में एक ही बार सवाल आया है, इसका फुल फॉर्म पहले आप ध्यान रखिए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। बहुत बढ़िया सवाल। टीबीएलटी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज टीबीआई, इसको टीबीआई भी कह सकते हैं, टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं पहले ही कि क्या है, व्हाट इज टीबीएलटी। टीबीएलटी का मतलब देखिए कह रहा है टास्क बेस्ड, यानी काम को आप आधार मान लीजिए लैंग्वेज टीचिंग और लैंग्वेज को पढ़ा दीजिए। एक बात सोचने की जरूरत है कि व्हाई डू वी लर्न इंग्लिश? जस्ट टू ओनली कम्युनिकेट। हम सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट, जब इसकी जरूरत होती है। तो सपोज obviously we will talk to person, we are not going to talk to any animals, हम किसी एनिमल से तो बात करेंगे नहीं। तो आप समझने की बात है कि हम अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में, how many situation do we have where we use language or foreign language? Obviously whenever you are going for interview, या फिर when you are talking to any customer care, when you are taking an appointment, कुछ भी आप हो सकता है, अपने आप फादर मदर, कुछ भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं, हम वहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में, आप करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि इन परिस्थितियों को पता है कि वहाँ पर हमें क्या बात करना होता है,
ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर से जाते हैं तो डॉक्टर आपसे नाम पूछता है, परेशानी पूछता है, बहुत चीज़ें ऐसे जो मेडिकल टर्म में होते हैं वो आपसे पूछते हैं, और आपसे कोई फैमिली बात तो करते नहीं है। तो आप समझिए कि वो सिचुएशन बना हुआ है। आप जब इंटरव्यू जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे लोग आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, हॉबीज़ के बारे में जानते हैं, क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं, फिर आपके रोल मॉडल या फिर आपके लीडरशिप के बारे में, सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कुछ ऐसे चुनिंदे सवाल हैं जो लगभग पूछे जाते हैं। तो यदि हम इन्हीं सिचुएशंस को टारगेट लैंग्वेज में डिज़ाइन कर दें तो वो तरीका जो डिज़ाइन किया जा रहा है वही कहलाता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज। टास्क को आधार मान लीजिए और लैंग्वेज को पढ़ा दीजिए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। इसलिए देखिए मैंने यहां लिखवाया है, ये लिखवाया है कि क्या है, इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एन प्रभु इन इंडिया। एक एन प्रभु जो बेंगलुरु से थे, उन्होंने इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा तवज्जुह दिया है। अब देखिए लिखा हुआ है कि फोकस, अब इसका डेफिनेशन देखेंगे, फोकस ऑन द यूज ऑफ ऑथेंटिक लैंग्वेज ऑन आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू मीनिंगफुल टास्क यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज। यानी बच्चों से क्या कहा जा रहा है, यू फोकस ऑन द यूज ऑफ ऑथेंटिक लैंग्वेज, ऑथेंटिक जो जरूरी भाषा है, सही है, उसका इस्तेमाल करें ऑन आस्किंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से पूछकर, टू डू मीनिंगफुल टास्क यूजिंग द टारगेट, मीनिंगफुल टास्क करें टारगेट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर करके। और सच टास्क कैन इंक्लूड, ऐसे टास्क क्या क्या हो सकते हैं, एक दो मैंने लिख दिए हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास विजिट कर रहे हैं तब क्या करना है, जब आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, या फिर कॉलिंग अ कस्टमर केयर फॉर हेल्प, आप कस्टमर केयर को फ़ोन कर रहे हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां मैंने आपके सामने बताया, और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं कि आप व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बाय एनीथिंग, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू वेजिटेबल सेलर्स, आप इनके पास जा रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या बात करना होता है, क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, उन्हीं को आप तैयार कर लेते हैं। तो वही आपका तरीका कहलाता है TBLT, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मैथड। ये भी एक अच्छा तरीका है, TBLT हो गया। आगे आते हैं हम लोग, एक है बॉटम अप एंड टॉप डाउन। ये बॉटम अप मेथड एंड टॉप डाउन मेथड बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। देखिए क्या है कि बॉटम अप प्रोसेस हैपन्स, देखिए समझने की बात है कि बॉटम का मतलब नीचे और अप का मतलब यानी नीचे से ऊपर की ओर, यानी जब हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो बॉटम अप है। टॉप डाउन का मतलब है कि बड़ी चीज़ों को हम पहले पढ़ रहे हैं, छोटी चीज़ों को बाद में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि बॉटम अप प्रोसेस हैपन्स व्हेन समवन ट्राइज टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज बाय लुकिंग एट इंडिविजुअल मीनिंग, यानी जब वो एक एक करके इंडिविजुअल कर करके उसको पढ़ता है, अलग अलग करके पढ़ता है, लिसनिंग अलग से कर रहा है, रीडिंग अलग से कर रहा है, सब अलग अलग करके कर रहा है, तो वो आपका बॉटम अप प्रोसेस कहलाता है, वो प्रोसेस बॉटम अप कहलाता है। दिस अप्रोच बिगिंस एट दिस स्पेसिफिक मूव्स टू जनरल, पहले स्पेसिफिक चीजों को पढ़ाया जाता है फिर उसको जनरलाइज किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, याद रखेंगे कि बॉटम अप जो है वो स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ लें कि जनरल टू स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक चीज़ों को पहले डिज़ाइन किया जाता है, यानी उनके बारे में, फिर उसको जनरलाइज कर दिया जाता है। समझ गए ना? इसलिए तो कहा गया है कि ये पहले किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल मीनिंग, व्यक्तिगत तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या पढ़ रहे हैं, जैसे साउंड फॉर लिसनिंग, पहले आप लिसनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, वॉल्स, कॉन्सोनेंट, वर्ड्स फॉर रीडिंग, ये सब आप करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बॉटम अप प्रोसेस की ओर से काम कर रहे हैं। समझ गए ना? तो ये है आपका बॉटम अप। ध्यान रखेंगे जब इंडिविजुअल मीनिंग को ध्यान में रखते हैं और छोटी छोटी चीजें जैसे अल्फाबेट को पढ़ाना, कॉन्सोनेंट्स को पढ़ाना, वॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो सब के सब बॉटम अप के प्रोसेस में आता है। आगे आते हैं टॉप डाउन। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि लार्ज व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, ये आ रहा है लार्ज व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एक लार्ज व्यू, बहुत ज़्यादा व्यू बड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो एक इंडिविजुअल व्यू था, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान रख के पढ़ाते हैं तो वो छोटा हो जाता है। ये इंक्लूड करके बहुत चीज़ों को मिला करके पढ़ाते हैं तो ये हमारा लार्ज हो जाता है। और ये याद रखना है, दिस अप्रोच गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, जैसे कि बॉटम अप जो था वो स्पेसिफिक टू जनरल जाता है, जबकि जो टॉप डाउन है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। ये भी याद रखने वाली बात है। इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, बहुत चीज़ों का डेफिनेशन करवाते हैं हम इसमें ग्रामर करवा रहे होते हैं और लिटरल मीनिंग अलोंग विद रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, बहुत कुछ, यानी
लिटरल मीनिंग के साथ साथ हम लोग उसमें रीडिंग का भी काम करवा रहे हैं, राइटिंग का भी काम करवा रहे हैं, लिसनिंग का भी काम करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये लार्ज व्यू हो जाता है, समझे ना। तो टॉप डाउन में, बॉटम अप में और टॉप डाउन में क्या फ़र्क है? बॉटम एक इनिशियल स्टेज से आप अपर स्टेज की ओर जाते हैं। बॉटम अप में आप अल्फ़ाबेट, साउंड, वॉबल, इनकी जानकारियाँ देते हैं, जबकि आपका टॉप डाउन में आप लार्ज व्यू दिखाते हैं। उसमें आप ग्रामर बहुत पढ़ा रहे होते हैं, स्टोरीज, पोएम, इन सभी के ऊपर, पैसेज, इन सब के ऊपर काम करवा रहे होते हैं पहले, तो वो होता है आपका टॉप डाउन, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग, एक होता है इमर्शन मेथड। वैसे इमर्शन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं डुबाना, किसी चीज़ को डुबाना। ऐसे लिख दिया गया है यहाँ पर कि एक व्यक्ति थे जो केथ बेकर एंड एड्रीना डी कैंटोर, ये व्यक्ति का नाम है। ये शायद इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी याद रखें कि इनके द्वारा ये मेथड थोड़ा लाइट में आया था। अब ये क्या कह रहा है, देखिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि व्हेन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर टॉट इन द सेम टारगेट लैंग्वेज टू इम्प्रूव टारगेट लैंग्वेज, यानी उस टारगेट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमारे को सीखना है, उसको बेहतर करने के लिए जब वहाँ पर के लगभग विषयों को उसी भाषा में पढ़ाया जाए, तो वो आपका इमर्शन मेथड है। अब इंग्लिश है, इंग्लिश को तो आपने इंग्लिश में पढ़ा दिया। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, जियोग्राफी है और मेनी अदर सब्जेक्ट्स, वो सबको भी यदि इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है और उनका टारगेट क्या है कि वो टारगेट लैंग्वेज को बेहतर कर सके, उनका जो उद्देश्य है, वो एम जो है वो ये है कि वो टारगेट लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो कौन सा तरीका अपना रहे हैं? वो इमर्शन मेथड का प्रयोग करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेम नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप एक कहीं ना कहीं, यदि हम सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, गांव की ओर यदि आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरियाज़ में जो गांव में स्कूल्स होते हैं, वहाँ इंग्लिश को थोड़ा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लगभग लोग अपने दूसरे विषय जैसे फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इन सभी को वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ना ज़रूरी समझते हैं, उनको समझ में आता है, वो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देते हैं उसमें। लेकिन फिर अंग्रेजी की भाषा थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वहीं पर आप यदि प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइवेट स्कूल्स, तो आप देखेंगे कि वहाँ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट इन टारगेट लैंग्वेज, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाता है। इसीलिए सब्जेक्ट्स उनका बेहतर हो ना हो, लेकिन उनकी जो अंग्रेजी की भाषा की जानकारी है वो बेहतर हो जाती है। अमूमन ऐसा देखा गया है। मैं पूरे सरकारी स्कूल को नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं वैसे गांव के सरकारी स्कूल्स जहाँ पर ऐसी परिस्थिति है अभी भी, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि ऐसा होता है कि गांव के लोगों की थोड़ी सी अंग्रेजी बोलने की क्षमता, मैं ज्ञान पे नहीं कह रहा हूँ, उनकी बोलने की क्षमता थोड़ी कम होती है, या फिर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, वो मिसमैच हो जाता है, थोड़ा सा MTI फॉल्ट आ जाता है, तो ये होता है। लेकिन वहीं पर यदि वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहा हो और उसको एक अच्छा प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा होता है 7-8 घंटे की, 9 घंटे की, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ उनकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ उनकी प्रोनाउंसिएशन स्किल भी बेहतर हो जाती है। तो टीचर्स को ज़्यादातर इमर्शन मेथड का प्रयोग करना चाहिए, ये मेरा मानना है, और ये है भी ज़रूरी। समझ गए ना। आगे चलते हैं हम लोग, ये आज का आखिरी होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी मैथड। यानी मल्टी का मतलब होता है अनेक और डिसिप्लिनरी का मतलब होता है विषय। तो बहुत सारे विषयों को जब हम एक साथ रिलेट कर करके पढ़ाते हैं तो उसे हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड कहते हैं। मल्टी डिसिप्लिन, बहुत सारे विषयों को इकट्ठे जोड़ देना। अमूमन जब हम ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सिविक्स अपने आप उसमें रिलेट कर जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपस में एक दूसरे से रिलेट कर जाते हैं। जब हम फिज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं तो मैथमेटिक्स उसमें रिलेट कर जाता है। तो चीज़ों को, यानी विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाने का तरीका जो है मल्टीडिसिप्लिनरी कहलाता है, और उसे हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी के नाम से भी जानते हैं। उसे हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी के नाम से भी जानते हैं। इट अलाउज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग लेसन्स और प्रोजेक्ट। ये आपको इजाज़त देता है, ये आपको अलाउ करता है
ये आपको इजाज़त देता है कि आप कंबाइन करें, डिफरेंट सब्जेक्ट को कंबाइन कर दें जब भी आप लेसन या कोई प्रोजेक्ट पढ़ा रहे होते हैं। ये आपको इजाज़त देता है। तो ये है आपका सारे मेथड्स एंड अप्रोचेस हमने आपको क्लियर कराए हैं। कुछ बातें हम जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उस समय क्लियर करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगली क्लास जो होगी, अगली जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें मेथड्स एंड अप्रोचेस से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और तब तक आप इनको देखते रहें, पढ़ते रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।